नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट कवर करेंगे, उनकी तरफ एक बार नज़र डालते हैं। पहला, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हजारा राम मंदिर, विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। कमल महल के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर की किलेबंदी की विशेषता देखेंगे, किलेबंदी के फायदे, अमर नायक प्रणाली और किस प्रकार से विजयनगर का पतन हुआ। इन सभी टॉपिकों के बारे में इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर की हम एक वीडियो पहले से भी बना चुके हैं, और आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विरूपाक्ष मंदिर। देखो, विजयनगर साम्राज्य के मंदिर, विजयनगर साम्राज्य के मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पहला मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय ने विरूपाक्ष मंदिर को बनवाया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे बना हुआ है। यह मंदिर हम्पी के सबसे पुराने और प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के समय बनाया गया था। हमारा अगला मंदिर है हजारा राम मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी देवराय द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया था? 15वीं शताब्दी में। यह मंदिर हम्पी के शाही क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। कहां पर है? शाही क्षेत्र के केंद्र में स्थित था। यह मंदिर विजयनगर की मूर्तिकला और शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की घटनाओं को चित्रों के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए इसे हजारा राम मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में दो बड़े बड़े प्रवेश द्वार पाए जाते हैं। हमारा अगला मंदिर है विट्ठल मंदिर। देखो, यह मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण देवराय द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया था? 15वीं शताब्दी में। यह मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। इसमें पत्थर से बने विशाल रथ और संगीत में स्तंभ है। मतलब पत्थर का बना हुआ एक विशाल रथ इसमें पाया जाता है, और संगीत में स्तंभ है। इसके स्तंभ से संगीत के स्वर निकलते हैं, सातों स्वर सुनाई देते हैं। इस मंदिर में कई गोपुरम पाए गए हैं। गोपुरम होते हैं विशाल विशाल जो प्रवेश द्वार होते हैं ना, उन्हें गोपुरम कहते हैं। यह मंदिर हम्पी के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। हमारा अगला टॉपिक है कमल महल। तो कमल महल आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। कमल महल कमरे के आकार का महल था। कमल महल किसके आकार का था? कमरे के आकार का महल था। इसका यह नाम अंग्रेजों द्वारा इसकी आकृति को देखकर रखा गया था। कमल महल, इसका नाम किसने रखा था? अंग्रेजों ने रखा था, इसकी आकृति को देखकर। यहाँ पर राजा अपने मंत्री के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया करते थे। इसमें क्या कार्य होता था? राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया करते थे। अब देखो, विजयनगर के किलेबंदी के बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, विजयनगर में स्थित किलेबंदी के बारे में हमें अब्दुल रज्जाक के विवरणों से जानकारी मिलती है। वह विजयनगर में स्थित किलेबंदी को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। उसके विवरण के अनुसार विजयनगर में 7 स्तरों पर किलेबंदी की गई थी। इस किलेबंदी के अंदर मुख्य शहरों के साथ साथ सामान्य स्थानों, खेतों और पहाड़ियों को भी घेरा गया था। किलेबंदी के स्तर, सबसे पहले स्तर पर राजा के क्षेत्रों को घेरा गया था। दूसरे स्तर पर प्रशासनिक केंद्रों को घेरा गया था। तीसरे स्तर पर महत्वपूर्ण इमारतों को घेरा गया था। चौथे स्तर पर सामान्य जनता के क्षेत्रों को घेरा गया था। 5वें स्तर पर खेतों की किलेबंदी की गई थी। छठे स्तर पर फसलों की किलेबंदी की गई थी, और अंतिम स्तर पर सभी प्रकार की पहाड़ियों की किलेबंदी की गई थी। देखो, किलेबंदी की जो दीवारें थी, इन्हें फनाकार पत्थरों का उपयोग करके बनाया जाता था। देखो, इस प्रकार से पत्थर बनाए जाते थे ताकि एक दूसरे में अच्छी तरह से फिट हो जाए और दीवार मजबूत बने। किलेबंदी के फायदे क्या क्या होते थे? तो पहला फायदा होता था बाहरी आक्रमण से सुरक्षा। कोई दूसरा राजा आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता था। फसलों की सुरक्षा हो जाती थी, घुसपैठियों से सुरक्षा हो जाती थी। दूसरे राजा आके अपने जासूस वगैरह राज्य में जल्दी से प्रवेश नहीं करा पाते थे। किलेबंदी की हानियां, ये एक अत्यंत खर्चीली व्यवस्था थी। इसके रखरखाव करने में और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। तो इसके रखरखाव करने में सैनिक भी बड़े पैमाने पर लगाए जाते थे। फसलों की किलेबंदी क्यों की जाती थी? समझो भाई, फसलों की किलेबंदी का मुख्य कारण था युद्ध की स्थिति में दुश्मनों से फसलों को बचाना होता था। देखो भाई, कोई भी राजा आता था तो सबसे पहले वो किसे लूटता था? फसल को लूटता था, ताकि अपने सेना को भोजन वगैरह की व्यवस्था करा सके।
इसलिए विजयनगर द्वारा फसलों की किलेबंदी की गई थी ताकि युद्ध की स्थिति में किसी भी दुश्मन के हाथ फसलें ना लग सके। इससे दुश्मन सेना के लिए भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता था और वह जल्दी ही वापस चली जाती थी। हमारा अगला पॉइंट है अमरनायक प्रणाली। विजयनगर में प्रचलित अमरनायक प्रणाली दिल्ली सल्तनत में उपस्थित एकता प्रणाली से प्रभावित थी। विजयनगर में स्थित सैनिक कमांडरों को अमरनायक कहा जाता था। हाँ, इन अमरनायकों को राजा यानी राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र दिए जाते थे। उन क्षेत्रों पर देखो, उन क्षेत्रों में स्थित किसानों व्यापारियों से अमरनायक कर वसूला करते थे और जो कर वसूलते थे उस कर का कुछ भाग वे अपने उपयोग में खर्च करते थे और कुछ बचा हुआ भाग घोड़े और हाथियों का रखरखाव के लिए उपयोग करते थे। इसका कुछ हिस्सा मंदिर और सिंचाई के संसाधनों का रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था और बाकी का भाग राजा को भेंट के रूप में दे दिया जाता था। विजयनगर का पतन 1565 में बीजापुर, अहमदगढ़ नगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। इन तीनों राज्यों की सेना ने विजयनगर पर एक साथ मिलकर आक्रमण कर दिया, जिस कारण विजयनगर कमजोर पड़ गया और हार गया। तीनों क्षेत्रों की सेना ने एक साथ हमला करने के कारण विजयनगर की सेना युद्ध में हार गई और विजयनगर का पतन हो गया। और जीतने के बाद इन राज्यों की सेना ने विजयनगर को लूटा और इस तरह धीरे धीरे विजयनगर का पतन हो गया। इस दौरान राजा राम राय विजयनगर के शासक थे। ये युद्ध तालीकोटा में हुआ था, इसलिए इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे राक्षसी तागड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये युद्ध जिस स्थान पर हुआ था वहां राक्षसी तागड़ी के नाम से छोटे छोटे गांव थे।